बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, शहर इक़्तिदार सेंटर ऑफ अटेंशन और शहर इक़्तिदार के अंदर ही सिंध हाउस जो है वहाँ से इस वक्त जो फसाद है वो फूटा है और ये वो मकाम है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम अरकान जो मुनहरिफ हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, इमरान खान से, और अब उन्होंने बाकायदा कल दुनिया के सामने आए और अपनी जो गुजारिशात थी वो रखी कि वो क्यों पार्टी से अलग हो गए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमें किस किस्म की ऑफ़र्स करवाई जा रही हैं, हमारे से पिछले 3 बरसों में किस किस्म का सलूक किया गया। यानी पार्टी की कारकर्दगी से वो नाला थे, इमरान खान की हुकूमत से नाला थे। लेकिन ये लोग भूल गए जब उनसे सवालात किए गए, उन्हें काउंटर किया गया कि आपने 3.5 बरस इस हुकूमत के मज़े लिए, वजारतों के मज़े लिए और पावर को एंजॉय किया, लेकिन एकदम आपको ऐसा क्या हुआ कि आप इस पार्टी को छोड़ रहे हैं और फिर जो वोट मिला है आपको वो इमरान खान का वोट था, वो किसी और जमात का नहीं है। और फिर लोग बड़े एग्रेसिवली इसके बाद पेश भी आए। राय साहब, ये सिंध हाउस के हवाले से बाकायदा सिंध से पुलिस को मंगवाया गया ताकि इनकी हिफाजत की जा सके, और फिर इससे पहले भी लोग अंदर जाके इनके हालात देखते रहे हैं कि वहाँ पर बोरियाँ और ये इस किस्म की बातें मुबैना तौर पर की भी गई कि पैसे हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने भी किया। एक माहौल बन रहा था पिछले 2 रोज़ से कि शायद यहाँ पर कोई एजिटेशन होगी, लोग मुहासरा भी कर सकते हैं, हमला भी हो सकता है। चार्ज अप थे वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आज हमने देखा ना सिर्फ सिंध हाउस का घेराव किया गया, वहाँ पर लोग पहुँचे, दरवाज़ा तोड़ दिया गया, बल्कि फैसलाबाद के अंदर भी मुजाहरे हुए, और इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी मुजाहरे हुए हैं। इन तमाम लोगों के हलकों में जहाँ जहाँ पे इनके घर हैं वहाँ पे भी पथराव किया गया। और आज तो राजा रियाज की एक टेलीफोन कॉल भी उनके वोटर ने बाकायदा बरमला कहा कि ये वोट इमरान खान का था, आपको किसने इख्तियार दिया और हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, आप इस्तीफ़ा दें, हुकूमत से अलग हों और फिर वोट का जो मर्जी इस्तेमाल करें, जिसके ऊपर बाकायदा उनका जवाब भी आ गया। अब राय साहब, क्या रहा है हुकूमत, और मैं समझता हूँ कि हमने ये डिस्कस भी किया अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कानूनी रास्ता हुकूमत इख्तियार करने जा रही है। ये सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की, और ये इस प्लेटफॉर्म को क्रेडिट जाता है कि हमारी खबरें वक्त से पहले आ रही हैं और वक्त से पहले हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। और दो टोक को एक और क्रेडिट जाता है, जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया है, इसकी खबर हमने पहले ही अपने इस प्लेटफॉर्म पर इसका जिक्र कर दिया था, और आज हुकूमत की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमें अपडेट कीजिएगा सिंध हाउस के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि बड़े बयानात आ रहे हैं सिंध से और सिंध हाउस के हवाले से, और फिर पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हमें सेंटर ऑफ अटेंशन नज़र आ रही है। नून लीग दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आज राना सनाउल्लाह का बयान और एक इंटरव्यू शहबाज शरीफ का, इसके अलावा नून लीग हमें नज़र नहीं आ रही। रैली की क़यादत हिकमत अमली तैयार की जा रही है 27 के हवाले से। एक मुश्किल दिन था, एजिटेशन भरा दिन था आज का। जी देखें हाशमी साहब, एक ऐसे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और दूसरी जानिब 4-5 ऐसे पार्टी के क़यादत आप कह सकते हैं और ऐसी पार्टी के सरबराहान के दरमियान मुकाबला है कि जिनके ऊपर इस कदर इल्ज़ामात हैं और इतने ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और तहकीकात करने वाले इदारों ने वो शवाहिद अदालतों में पेश भी कर दिए हैं। तो एक तरफ वो पार्टी हेड्स हैं और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया था, जिनके ऊपर करप्शन का एक पाई का भी दाग नहीं है, जिनकी पूरी कैबिनेट के ऊपर कोई मेगा स्कैंडल नहीं है, और जहां कहीं भी किसी बेज़ाब्तगी का कोई शक व शुबा भी हुआ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और अपने उन मुशीरों से इस्तीफ़ा ले लिया। साबित कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सवालात उठे,
शुकुको शुबात पैदा हुए। मिसाल के तौर पर जुल्फ़ी बुखारी रिंग रोड स्कैंडल में सिर्फ शुकुको शुबात थे, कोई सबूत, कोई शवाहिद सामने नहीं आए कि जुल्फ़ी बुखारी उस करप्शन में मुलविस थे, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी से इस्तीफ़ा ले लिया। तो एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान को एक शफाफ निज़ाम हुकूमत दिया और ख़ुद भी उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा शफाफ है, उनका मुकाबला है आसिफ अली जरदारी से। आसिफ अली जरदारी जिनके मुतल्लिक इंटरनेशनल मीडिया में ये हेडलाइंस लगती रहीं कि आसिफ अली जरदारी से अगर कोई हाथ मिला ले तो उसके बाद हाथ देखना पड़ता है कि हाथ बाकी रह गया है या वो भी आसिफ अली जरदारी ने चोरी कर लिया है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, मियां नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से बनाए गए मामलात, पैनामा केस, मरियम नवाज जो कहती थी मेरी लंदन में तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, लेकिन जब अदालत ने मियां नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने का हुक्म दिया तो यही मरियम नवाज अदालत में चली गई और ये कहा कि चूंकि मेरा भी हिस्सा है मियां नवाज शरीफ की जायदादों में, इसलिए इन जायदादों को नीलाम ना किया जाए। तो जाहिर है कि जो 30 साल हुक्मरान रहे, यहाँ पर बारियाँ लेते रहे, उनके पास माली वसाइल बहुत हैं। इतने माली वसाइल हैं कि पाकिस्तान के अवाम इमेजिन नहीं कर सकते, यानी बियॉन्ड इमेजिनेशन उनके पास माली वसाइल हैं और वो सारे माली वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में अवाम ने क्यों रिएक्ट किया है? देखिए, अवाम बाशऊर भी हो गए हैं। ये जो आपके पास मीडिया है, ज़्यादातर मीडिया ऐसा रहा जिसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद आपके पास जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, जो आपके पास ये हथियार है कि आप मालूमात तक रसाई हासिल कर लेते हैं, एक क्लिक के ऊपर गूगल से आप सारे जो हक़ाइक़ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से आवाम में एक शऊर है और ये आप कह सकते हैं कि आवाम देख रहे हैं कि इस जंग में एक तरफ एक ऐसा लीडर खड़ा है जिसने पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की खिदमत की है, जो साफ शफाफ लीडर है। दूसरी जानिब ऐसे लोग खड़े हैं जिन्होंने 30 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, इस मुल्क को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया और पूरे निज़ाम को करप्ट किया और उनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात भी हैं। अब ये जो हुआ है सिंध हाउस में, ये सिंध हाउस में इसलिए हुआ कि ज़ाहिर है कि कानून तो किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन फैसलाबाद में, मुल्क के दीगर शहरों में और सिंध हाउस में इसलिए हुआ कि ये एक गैर कानूनी काम के ऊपर रद्द अमल था। गैर कानूनी, गैर आइनी काम जो हॉर्स ट्रेडिंग की गई, उस पर अब आवाम रिएक्ट कर रहे हैं और आवाम के पास रिएक्ट करने के लिए इसीलिए कहते हैं कि जब इतना बड़ा गैर आइनी, गैर कानूनी काम हो तो फिर आवाम के पास रिएक्ट करने के लिए बड़े महदूद ऑप्शंस होते हैं। आवाम ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जाके वोट तो नहीं डाल सकते, पार्लियामेंट में जाके तहरीक अदम एतमाद को पार्लियामेंट के अंदर जाके नाकाम तो नहीं बना सकते। तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उनकी एसोसिएशन है, जो इन गैर कानूनी, गैर आइनी हथकंडों के ख़िलाफ़ जो उनका रिजेंटमेंट है, जो गुस्सा है, वो एहतजाज की सूरत में निकाल सकते हैं। और जब एहतजाज होता है इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी के ऊपर, जितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उस एहतजाज को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है लोगों के जज्बात होते हैं, लोग उन जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार वार्न कर रहे थे ऑपोजिशन को भी और पाकिस्तान के इदारों को भी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी, बार बार वो जलसे करके, जो कि जलसे उनके होते थे बहुत मैसिव, बहुत बड़े बड़े, लेकिन एक ख़ास ग्राउंड में होते थे, एक ख़ास मकाम पर होते थे और वो इशारों कनायों में यही बता रहे थे कि अगर ये गैर आइनी, गैर कानूनी हथकंडे ना रुके या इदारों ने खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया या इदारों ने ये कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं और ये जो करप्ट नासिर इकट्ठे हो गए हैं दोबारा से अगर इस मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश करेंगे तो फिर आवाम रद्द अमल देंगे। और ये हाशमी साहब सिर्फ एक ट्रेलर है, कोई हुकूमत की जानिब से कॉल नहीं दी गई थी कि आप जाके एहतजाज करें, कोई हुकूमत की जानिब से मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी नहीं की गई थी कि आवाम को फ़ौरन निकालें और आवाम से कहें कि आप गलियों मोहल्लों में जाके एहतजाज करें
और इन लोटों के घरों के सामने जाके एहतजाज करें। लेकिन इस वक्त आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का बयानिया गूंज रहा है। ऐसे लोग जो कि इमरान खान के सपोर्टर नहीं थे, वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक गैर आइनी गैर कानूनी काम हो रहा है। ऐसे लोग जिनका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत से महंगाई के हवाले से शिकवा था, शिकवे शिकायत करते थे, वो भी कहते हैं कि ये जो काम है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हो रहा है, ये इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी है, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ये एक ब्लेसिंग भी साबित हुई है कि उनकी पार्टी दोबारा से अपनी मकबूलियत की एक नई मेराज पे पहुंच गई है, दोबारा से मकबूलियत की बुलंदियों पे पहुंच गई है। वो लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत के महंगाई की वजह से नाकिद बन गए थे, वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। कोई मुल्क का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट ना मिल रही हो, और उसकी वजह यही है कि ये एक साफ नज़र आ रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का ऑपोजिशन एतराफ़ भी कर रही है। गैर आइनी तौर पर 20-20, 22-22 करोड़ रुपए लेकर ये फ्लोर क्रॉस करवाया गया है, और आइन के अंदर तरमीम जो पहले की गई थी 14वीं तरमीम, उसमें बड़े वाज़े अंदाज में लिखा हुआ था कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं है। और मज़े की बात है कि वो तरमीम भी मियां नवाज शरीफ के दौर में आई थी। तो इस पूरी सिचुएशन में अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर आया है। कभी भी तशद्दुद को और वायलेंस को प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हालात इसी तरह के रहे तो आवाम के जो गम व गुस्सा है और जो आवाम के जज्बात हैं, उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फिर ना तो कोई पुलिस के आप कह सकते हैं कि अख्तियार में रहता है कि उन जज्बात को कंट्रोल करे, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े आपके इदारे हैं, या मैं ये कहूँगा कि फ़ौज, उसके कंट्रोल में भी नहीं रहता कि इस तरह के जज्बात को फिर कंट्रोल किया जा सके। अब आ जाएँ जो एक रेफरेंस लेकर जा रही है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा कि इसी प्लेटफॉर्म पर हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि टेक्निकल और लीगल ग्राउंड्स के ऊपर इस तहरीक अदम एतमाद को नॉकआउट करना है। तो आर्टिकल 63A की तशरीह मांगेगी सदारती रेफरेंस। वफाक के पास ये अख्तियार होता है कि वो सदारती रेफरेंस लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 63A की तशरीह अब सुप्रीम कोर्ट से करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले मौजूद हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने डिफेक्शन क्लॉज को इंडोर्स किया है, क्योंकि आइनी तरमीम हो चुकी है। आइनी तरमीम हो चुकी है, डिफेक्शन क्लॉज को एक सुप्रीम कोर्ट में नज़ीर बन चुकी है। 2018 में भी एक फ़ैसला आ चुका है। तो उस नज़ीर को देखा जाए, अदालती नज़ीर को, तो इसका मतलब ये है कि जो डिफेक्शन क्लॉज है, यानी नाअहली वाली क्लॉज, फ्लोर क्रॉस करने की सूरत में वो बिल्कुल वैलिड है। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुकूमत एक मोहर लगवाने की कोशिश करेगी, और आर्टिकल 186 के तहत ये जो रेफरेंस है, सदारती रेफरेंस, ये सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा। अब अगर इसको आप अखलाकी पैमाने पर देखें, कानूनी पैमाने पर देखें और आइनी पैमाने पर देखें, तो बड़ी साफ सी बात यह है कि पीटीआई के टिकट पर जो लोग जीते, वो पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट इसलिए नहीं कर सकते कि आइन पार्टी हेड, कोई भी पार्टी हेड हो, उसको ये अख्तियार देता है, ये जो 14वीं तरमीम थी, कि वो अपनी पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको ये कह सकता है कि आपने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट नहीं करना। और ये आप देखें, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को ख़त लिखा, और उस ख़त में लिखा कि आपने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। हम आपको कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हक़ में आपने वोट देना है, हाज़िरी अपनी यकीनी बनानी है, और अगर आप लोग हाज़िरी यकीनी नहीं बनाते और अगर आप तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट नहीं देते, तो आपको हम आर्टिकल 63A के तहत नाअहल करवाएंगे इलेक्शन कमीशन से। इसका मतलब है, वो ख़त भी अभी चला भी देते हैं, उसकी कॉपी इसी प्रोग्राम में। तो इसका मतलब तो यह है कि अपोजिशन भी ये मान रही है कि आर्टिकल 63A, इसकी तशरीह यही है कि आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते।
अब जिस वक्त आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये एक फजूल बहस है, ये फजूल किस्म की बहस है कि नहीं, पहले तो वो वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो रुखसत हो जाए, उसके बाद ये कहा जाए कि नहीं, ये वोट जो कास्ट किया गया था ये गैर आइनी था, इसलिए जिन लोगों ने ये वोट कास्ट किया उनको नाअहल किया जाए। यानी एक जुर्म जिसको आप कह रहे हैं कि जुर्म है, बाद में आप ये भी कह रहे हैं कि इस जुर्म की सज़ा भी मिलेगी, नाअहली भी होगी, और नाअहली मेरिट के ऊपर भी होगी, आइन के मुताबिक भी होगी, खुद अपोजिशन भी कह रही है। लेकिन उस जुर्म की बुनियाद पर किसी प्राइम मिनिस्टर को, यानी कोई छोटा मोटा कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को उस जुर्म की बुनियाद पर जो आइनी तौर पर जुर्म करार दिया गया है, जिसकी सज़ा भी बाद में दी जाएगी, उसकी बुनियाद पर घर कैसे भेजा जा सकता है? तो जब पहले ही पता है कि ये एक गैर आइनी गैर कानूनी काम होगा अगर उनके वोट शुमार किए गए या उनको वोट डालने दिया गया, तो इसका मतलब तो यह है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर और लीगल ग्राउंड्स के ऊपर कम से कम तहरीके इंसाफ के अपने बागी अरकान के ज़रिए ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं करवाई जा सकती। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अगर इसको आइनी तरीके से कामयाब करवाना है तो वो तरीका ये है कि आप जो तहरीके इंसाफ के तमाम इत्तेहादी हैं वो तहरीके इंसाफ की हुकूमत से अलग हो जाएं, वो अलग हो जाएं और तहरीके अदम एतमाद के हक में वोट दे दें। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये जो एक माहौल बनाया गया है, या जो एक कहा जाता है कि शायद किसी ख़ास इशारे के ऊपर भी, जैसे चौधरी परवेज़ लाई ने ये बात की कि अगर आप जो इस्टेब्लिशमेंट है उस हवाले से कोई ऐसा काम करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए, ख़ास तौर पर उन्होंने DGISI की तैनाती का हवाला दिया था, तो फिर उसके नतायज आपको भुगतना भी पड़ सकते हैं। तो अगर इस किस्म का कोई आप कह सकते हैं कि फैक्टर जो है वो प्ले ना हो, तो कोई वजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की मेरिट के ऊपर ये तशरीह ना करे कि वो लोग जो फ्लोर क्रॉस करेंगे उनका वोट काउंट नहीं हो सकता। और मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि स्पीकर के पास ये अख्तियार है कि ये लोग अगर वोट दे भी दें तो आइनी तौर पर स्पीकर के पास अख्तियार है कि उन वोटों को गिनती में शुमार ही ना किया जाए। फिर स्पीकर के पास एक और अख्तियार भी है कि अपोजिशन ने रिक्वेजिशन दी, स्पीकर ने 14 दिन के बाद इजलास बुला लिया, स्पीकर वो इजलास मुलतवी कर दें, दोबारा अपोजिशन को रिक्वेजिशन देनी पड़ेगी, दोबारा एक 14 दिन की विंडो मिल जाएगी, फिर स्पीकर के पास अख्तियार है कि वो दोबारा कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर मुलतवी भी कर सकते हैं। और ये इसलिए बहुत अहम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये जो आइनी तशरीह मांगी गई है आर्टिकल 63A की, इसमें अगर थोड़ी ताख़ीर होती है, इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला लेने में वक्त लेती है, तो उस वक्त तक स्पीकर के पास ये अख्तियार है कि वो कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाएं, यानी बुलाकर मुलतवी कर दें और तहरीके अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग ना कराएं। क्योंकि हुकूमत ने तो ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत करे और जल्द से जल्द अपना फ़ैसला सुनाए। तो जब तक ये फ़ैसला नहीं आता तब तक लीगली स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाकर बग़ैर वोटिंग कराए इजलास को मुलतवी कर सकते हैं 14 दिन के लिए। ये उनके पास आइनी अख्तियार है। राय साहब, ये 3 और 7 दिन की बात भी पाकिस्तान के जो लीगल माइंड्स हैं वो कर रहे हैं। खैर, इसके ऊपर अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहते हैं। और फिर दूसरी बात ये राय साहब कि जो इख्तियारात हैं स्पीकर कौमी असम्बली के, और जो अगर ये इसी तरह का एक चेन रिएक्शन जो सेशंस जो हैं उन्हें एडजर्न किया जाता रहा, तो फिर ये भी हो सकता है कि तरीक़े एतमाद के हवाले से स्पीकर के हवाले से भी सोचा जाएगा। लेकिन हमें इस पर थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर डेवलपमेंट्स हो रही है ऐसा बयानात आए, खालिद मकबूल सदीकी ने भी कहा कि -1 का फार्मूला, फिर काफ लीग के एक साहब हैं उन्होंने भी कहा कि -1 का फार्मूला। आपको लगता है कि -1 का फार्मूला जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी, और फिर जब लंदन में बैठ के उन्होंने बातें कही उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि नून में से शीन निकलेगी, फिर मीम निकलेगी और फिर बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन ये एक हवा बनती है, उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें डिल्यूट होना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। ये हमने देखा है हिस्टोरिकली। -1 की बात हो रही है,
अब से कुछ देर पहले खबरें ये भी आ रही थी कि कुछ अहम शख्सियात की मुलाकात हुई बनी गाला के अंदर। आपको क्या लगता है कि ये जो मुलाकातें और क्या कोई पैगाम भेजा गया होगा कि हालात मुल्क के ख़राब हैं और हमें अब जो है इस तरफ जाना चाहिए, और इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किस तरह देख रही है हालात को? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जहाँ तक जमहूरी इदारों की बात है, और फिर बार बार ये बात कही जा रही है फ़ोन आना बंद हो गए, पेशावर से भी और कहीं और से भी। अब हो क्या रहा है? पाकिस्तान के इदारे क्या सोच रहे हैं, इस पर बताइएगा। और ये जो -1 की बात की जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो कह दिया कि मैं लड़ूंगा, अगर समझौता करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते हैं। जी राय साहब। देखें, एक तो जो आपने बनी गाला वाली बात की, वो ख़बर है मेरे पास, और कुछ अहम शख्सियात पता नहीं क्यों मीडिया उसको इस तरह से रिपोर्ट करता है। अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचने चाहिए और अवाम को पता होना चाहिए कि कौन सी अहम शख्सियात। आप भी अहम शख्सियात सिर्फ कह के अपने व्यूअर्स को एक इम्तहान में डाल रहे हैं कि पता नहीं कौन सी अहम शख्सियात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, नहीं, मैंने कहा के बताता हूँ। नहीं, मैंने साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है बनी गाला में। आमतौर पर ये मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती हैं, और बहुत रेयर होता है कि बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हो। और एक जनरल वहाँ पे और भी मौजूद थे इस मुलाकात में, और ज़ाहिर है कि बनी गाला में ये मुलाकात हुई है। इसका एलामिया तो कोई नहीं जारी किया गया, और चैनल्स ने भी इसको इस तरह से चला दिया कि सिक्योरिटी के मामलात पर बात हुई। कोई सिक्योरिटी के मामलात पर बात नहीं हुई। सिक्योरिटी के मामलात पर बात जब होती है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग्स होती हैं, जो इजलास होते हैं, उनमें सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ पर बात होती है। इसमें बात हुई है पाकिस्तान के सियासी हालात पर, और मुल्क जिस तरफ जा रहा है, और जिस तरीके से पीडीएम ने, ऑपोजिशन ने ये कहा है कि अगर 27 मार्च को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 10 लाख लोगों के साथ जलसा कर रहे हैं, तो हम भी 27 मार्च को ही डी चौक में जलसा करेंगे। अब सबसे पहले किसने ऐलान किया था? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान किया था। अगर तो ऑपोजिशन ने यह ऐलान किया होता तो फिर तो आप कहते कि जी तहरीक इंसाफ ने उसी दिन ऐलान करके जानबूझ के तहरीक इंसाफ तसादुम की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब ये जानबूझकर 27 मार्च को ही जलसा कर रहे हैं डी चौक में ही, जहां पे तहरीक इंसाफ के लाखों कारकुन मौजूद होंगे, और फिर जाहिर है कि अपोजिशन की तमाम जमातें भी अपने कारकुन लेके आएंगे। तो वहां पर अगर कोई तसादुम होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये जो आज एपिसोड हुआ है सिंध हाउस में, ये जब मुजाहरे फैलेंगे तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इससे हुकूमत को, अपोजिशन को जो नुकसान होना है, अपोजिशन को या हुकूमत को, वो एक तरफ, जो रियासत का नुकसान होगा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इदारे न्यूट्रल रहने के बजाय इस पूरी सूरत हाल में इंटरवीन करें। ख़ास तौर पर जब ये देख रहे हैं, आवाम की नब्ज़ को भी देख रहे हैं, आवाम का जो मिजाज है जिस तरीके से वो बिगड़ रहा है, आवाम का जो गम व गुस्सा है वो भी देख रहे हैं। ये रियासत 22 करोड़ आवाम के साथ है, यानी रियासत कोई भी जो होती है वो आवाम के लिए होती है, वो कुछ लोगों के लिए नहीं होती कि कुछ लोग बैठ के फ़ैसला कर लें खुद ही, और 22 करोड़ आवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये एक जमहूरी निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम है, और इस पार्लिमानी निज़ाम के तहत जो सबसे ज़्यादा वोट्स लेकर सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेता है और अपने इत्तेहादियों के साथ 172 से ज़ायद का फिगर पूरा कर लेता है, उसका आईनी हक़ है कि वो हुकूमत बनाए और हुकूमत उसकी कायम रहे। और ये जो एक बहुत बड़ी एक गलतफहमी क्रिएट की जा रही है और एक अफवाह फैलाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने भी तो जहांगीर तरीन के जहाज़ में भर भर के आज़ाद अरकान जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल करवाए थे। ये बात गलत है। वो आज़ाद अरकान जब शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ के अंदर तो वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, वो फ्लोर क्रॉस नहीं हुआ था। आज़ाद उम्मीदवार ये एक पाकिस्तान के अंदर रवायत रही है, और इलेक्शन कमीशन एक सर्टन टाइम भी देता है आज़ाद उम्मीदवारों को आइनी और कानूनी तौर पर कि आप फैसला कर लें कि क्या आपने किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करनी है या नहीं करनी। वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का कुछ सिटिंग MNA या JUI का कुछ सिटिंग MNA, अपोजिशन का कुछ सिटिंग MNA तोड़कर को PTI में शामिल करवाया गया था या फ्लोर क्रॉसिंग करवाई गई थी।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो पीटीआई में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी, जो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली को फ्लोर क्रॉस करवाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के आप हक में वोट दें पार्टी को छोड़कर और हमारे टिकट्स ले लें। तो ये होती है फ्लोर क्रॉसिंग। ऐसे ही जहांगीर तरीन के जहाज़ की तस्वीरें लगा लगा कर गुमराह किया जा रहा है लोगों को कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये काम किया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये काम नहीं किया था। दूसरा, अब इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? देखें, पिछले 10 दिन में इस मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बच गई है। वो मईशत जो आपकी 5.3% पे चली गई थी, जो करंट डेफिसिट बिल्कुल कंट्रोल में था, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही थी, फॉरेन रिजर्व्स आपके बढ़ रहे थे, जो आपके ज़र मुबादला आ रहा था बाहर से, वो रिकॉर्ड तोड़ ज़र मुबादला बाहर से आ रहा था। लेकिन जब इस किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो पूरी रियासत को उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। ये फिर अंजाम होता है न्यूट्रल रहने का। ये न्यूट्रल रहने से फिर रियासत को इस किस्म के नताइज भुगतना पड़ते हैं जो पिछले 10 दिन से पाकिस्तान भुगत रहा है। आप देख लें कि डॉलर जो है वो 180 को क्रॉस कर गया है। तो इस पूरी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट को भी ये सूट नहीं करता कि वो इंटरवीन ना करें और हालात की जो नज़ाकत है उसको ना समझें। इसी वजह से ये मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, और उम्मीद की जा सकती है कि इसके अंदर कोई रियलाइजेशन हुई होगी, कोई एहसास हुआ होगा, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपने जो कंसर्न हैं वो कन्वे किए होंगे खुलकर कि मुल्क जो है वो किस तरफ जा सकता है। दूसरा, अभी इनके पास दिन है, यानी 27 मार्च को तो इन्होंने जलसा करना है डी चौक को। 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जो सदारती रेफरेंस चला गया है, पीर के रोज़ ये फाइल होना है, ये जब चला गया है तो उसका मतलब है कि फिर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेगी। और ये बहुत बड़ी नेमत साबित हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, मुकद्दर का सिकंदर हैं। और हमेशा जो बहादुर आदमी होता है उसको किस्मत जो है हमेशा फेवर भी करती है, उसका साथ देती है कि ये जो एक्सपोज हुए हैं सिंध हाउस में और मीडिया के सामने आ गए हैं, तो हुकूमत को पता चल गया कि अच्छा ये 3, 4, 5 अरकान नहीं है, ये 12 अरकान है। तो हुकूमत ने फ़ौरन सदारती रेफरेंस फाइल करने का फ़ैसला कर लिया। अगर ये सामने ना आते, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारते, तो एक तो ये जो माहौल बना सिंध हाउस के बाहर एहतजाज का और मुल्क भर में एहतजाज का और इमरान खान के बयानिए को तकवीत मिली, वो इस तरह का माहौल ना बनता। दूसरा, हुकूमत को ये टाइम ही ना मिलता सदारती रेफरेंस के ऊपर गौर करने के लिए और सदारती रेफरेंस फाइल करने के वाले से, क्योंकि ये खामोशी से वहाँ पे छुप के बैठे रहते। और फिर अचानक 28 मार्च को जो हुकूमत ने पहले तय कर लिया था कि हम 28 मार्च को वोटिंग कराएंगे, ये अचानक नमूदार होते। लेकिन ये तो किस्मत है, आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, कि अपोजिशन अपनी बेवकूफ़ी से एक्सपोज हो गई, क्योंकि उन्होंने गैर आइनी काम किया हुआ था। और ये झूठ और गैर कानूनी, गैर आइनी काम, गैर अखलाकी काम ज़्यादातर छुप भी नहीं सकते। तो इस वजह से अब इनके पास ऑप्शन ज़्यादा आ गए हैं। हुकूमत अपना ग्राउंड कवर कर रही है, और अब हुकूमत इस बात पर कॉन्फिडेंट भी है कि हम लीगल ग्राउंड्स के ऊपर और टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम भी कर देंगे। और हुकूमत इस वजह से भी कॉन्फिडेंट है कि उनको आवाम की जानिब से जब इस तरह पज़ीराई मिलती है और जब आपके बयानिए की गूंज होती है, उससे आपको बड़ा हौसला मिलता है कि आवाम आपकी पुश पर करें। क्योंकि इसमें मामला एक और भी है कि ये लोग अगर नाअहल हो जाते हैं और ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से एडवाइजरी आ भी जाती है कि जनाब आप तशरीह कर दी गई और ये अब हिस्सा नहीं रहे, तो फिर वो सीटें खाली हो जाएंगी और उन सीट्स के ऊपर फिर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन की क्या सिचुएशन होगी और क्या हमारा सिस्टम यानी इत्तेहादी इतनी देर तक इंतज़ार कर पाएंगे? जो रोज़ अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम कल का दिन देते हैं, 48 घंटे, पीर को फ़ैसला करेंगे, और फिर MQ ने भी कह दिया कि हम अब ये 21 तारीख को जो है अपनी जो वर्कर्स असम्बली है उसके सामने रखेंगे, राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल होता जाएगा, और जैसा आपने भी कहा कि इत्तेहादियों का एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।